हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट 3, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से यहाँ पे कैनन्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्क करते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इससे पहले वाले वीडियो और सेकेंड वाले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट 1 जो एक्सप्लेन करता था कि इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पार्ट 1 एक्सप्लेन करता था। पार्ट 2 हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ द ग्रोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्क करता था। तो एग्जैक्टली हम देखें तो ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ये पब्लिक फाइनेंस का जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, पब्लिक डेप्थ, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इन सभी पॉइंट को पब्लिक फाइनेंस इनके अंदर ही यहाँ पे वर्क करता है। और इससे हम समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर ये इम्पोर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे अदा करता है, जहाँ पे किसी भी कंट्री को अच्छी अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है और इसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से उस कंट्री की ग्रोथ को डेवलपमेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। बट देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इन दोनों में किस तरह से डिफरेंस है, जहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो इकोनॉमिक्स का था वो हमें एक्सप्लेन करता कि उस कंट्री की जो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से हो, तो उनका यहाँ पे जो मोटिव रहता था यहाँ पे प्रोटेक्शन और इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और किसी भी सिचुएशन के अंदर फिर वो इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो, इनमें इंटरफेरेंस ना करे और उनमें न्यूट्रल रहे। इन कंडीशन को एक लिमिटेड यहाँ पे जो कंडीशन के अंदर क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके ही यहाँ पे एक्सप्लेन होता था। बट हमें देखें तो आफ्टर 20वीं सेंचुरी के बाद जो जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर, ये हमें लार्ज नंबर में या हम कहें कि ग्रोथ को लेके ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि कंट्री ने जो एक्सेप्ट किया है वेलफेयर स्टेट, इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता ही या इंक्रीज होता ही दिखाई देता है। जहाँ पे एडोल्फ वेगनर, पीकॉक वाइजमैन, इन तरह के यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अपने थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ अपनी थेरी यहाँ पे दी है, जहाँ पे हम एडोल्फ वेगनर और पीकॉक वाइजमैन का हाइपोथेसिस ये और भी डीपली यहाँ पे आने वाली वीडियो में हम इसे एग्जैक्टली इस किस तरह से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इसे एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा मेन जो पॉइंट यहाँ पे फर्स्टली जो है वो है कैनन्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसमें कैनन्स का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे जनरल लॉ या हम कहें कि जनरल रूल्स या हम कहें यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन किस तरह से यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्क करता है, इसी को ही इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जहाँ पे कैनन्स यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से जनरल रूल्स के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं और किस तरह से उनको यहाँ पे इम्प्लीकेशंस भी किए जाते हैं और इनका जो मकसद यहाँ पे किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है। तो हम देखें जो यहाँ पे हमें इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस, इन दोनों का डिफरेंस है और इनको एक्सप्लेन करने वाले भी अलग अलग है। तो कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो जॉर्ज फिनले शिराज इन्होंने दिया था। उन्होंने 4 टाइप के यहाँ पे मेनली कैनन्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर दिए और बदलते समय के साथ साथ और भी 4 यहाँ पे इस तरह से 8 यहाँ पे कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। बट एडम स्मिथ ने हमें कैनन्स ऑफ द टैक्सेशन दिया था। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे एडम स्मिथ ने दिया और कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें फिनले शिराज, जिनका पूरा नाम यहाँ पे जॉर्ज फिनले शिराज ये था, उनका बॉर्न यहाँ पे 1885 और उनकी डेथ 1955 में हुई थी। तो इस तरह से इकोनॉमिक जॉर्ज जो यहाँ पे है फिनले शिराज, इन्होंने
फर्स्टली जो कैनन्स यहाँ पे दिए हैं, ये कहता है कि कैनन्स ऑफ बेनिफिट। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है तो ये एक्सपेंडिचर का रिज़ल्ट हमेशा मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे बेनिफिट रिज़ल्ट ही आना चाहिए, जिससे लोगों को जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका बेनिफिट लेके लोगों में सोशल एडवांटेज और सोशल वेलफेयर इस कॉन्सेप्ट फुलफ़िल होना, यहाँ पे उस कंट्री की हर पीपल टू पीपल लोगों को बेनिफिट मिलने की कोशिश होनी चाहिए। जहाँ पे किसी भी फ्यू या हम कहें कि कोई भी ग्रुप को यहाँ पे बेनिफिट ना हो या किसी लोगों पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेनिफिट होगा, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उस कंट्री के अंदर जब यहाँ पे कोई भी पॉलिसी स्कीम लाएगी, तो इसमें होने वाला जो बेनिफिट है उस सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट करना होगा। और उसका जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका बेनिफिट सभी लोगों को इक्वली होना चाहिए। तो इनमें कोई भी ग्रुप देख के ना, कोई लोगों की पुअर रिच इन कंडीशन को ना देखते हुए सभी लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट करके यहाँ पे होना चाहिए। और लोगों को उसका बेनिफिट से उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है ये भी होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को उससे प्रोडक्टिव यहाँ पे सिचुएशन मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बिल्ट हो, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, लोगों को अपना हेल्थ यहाँ पे अच्छा रहे, उसकी जो प्रोविज़न है ये भी अच्छी रहे। तो ये सभी यहाँ पे जो कंडीशन है, ये सभी कंडीशन लोगों को अच्छी बेनिफिट मिलने में ही यहाँ पे उस यहाँ पे गुड्स कंडीशन यहाँ पे कुछ अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट करती हुई दिखाई देती है। सेकंड पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ द इकोनॉमी। कैनन्स ऑफ इकोनॉमी हमें ये कहती है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या हम कहें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है, ये इसमें वेस्टफुल ना हो और अननेसेसरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना किया जाए। तो इनमें हमें एक्सप्लेन करता है कि अवॉइड किया जाए वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। इनको ही यहाँ पे फोकस करते हुए इकोनॉमी और भी बेहतर और ग्रोविंग यहाँ पे इकोनॉमी उस कंट्री के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर होने के साथ साथ हमें दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, तो इससे उस कंट्री के अंदर प्रोडक्टिव सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए और अचीवमेंट किया जाए प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या हम कहें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो मोटिव गोल्स यहाँ पे लिखे गए थे और इनको अचीवमेंट किए हैं, इससे ही यहाँ पे इकोनॉमी और भी बेहतर डेवलप कर सकती है। और यहाँ से उस कंट्री के अंदर इकोनॉमी प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव कंडीशन में ही होना चाहिए, जिसका रिज़ल्ट अच्छा है और उस कंट्री के अंदर इकोनॉमी और भी ग्रोविंग इकोनॉमी दिखाई दे। थर्ड कैनन हमें कहता है कि कैनन ऑफ सैंक्शन। थर्ड हमारा कैनन कहता है कैनन ऑफ सैंक्शंस। किसी भी कंट्री के अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट सेक्टर के अंदर और इक्वली ट्रीटमेंट करने के लिए ऑथोराइज यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जहाँ पे ऑर्डर निकले तो यहाँ पे उसका मिसयूज़ ना हो और वेस्टेज ना हो, और इनको यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे ऑथोराइज़ करने के लिए उसके सैंक्शंस होना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे इसके सैंक्शन बोथ हाउस जो पार्लियामेंट के होते हैं उनमें भी हो और स्टेट लेवल के अंदर असेंबली के अंदर भी उसके बारे में डिस्कस हो कि किस तरह से उसकी जो मिसयूज़ ना हो, वेस्टेज ना हो, उसकी सही तरीके से लोगों को पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के साथ लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे बेनिफिट हो और ये बेनिफिट के साथ साथ ग्रोविंग यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर दिखाई दे। तो इनसे यहाँ पे उस ऑथोराइज से ही यहाँ पे कैनन्स ऑफ सैंक्शंस को इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ सरप्लस। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये कैनन्स हमें कहता है कि यहाँ पे जो सरप्लस का कंडीशन यहाँ पे बनना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर किया जाए तो उससे उसका बेनिफिट हो और उससे आने वाला आउटपुट ये पॉजिटिवली हो, जिससे सरप्लस कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे। डेफिसिट कंडीशन को ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अवॉइड किया जाना चाहिए और ऑलवेज़ यहाँ पे जो एम है गवर्नमेंट का अचीव करना चाहिए सरप्लस बजट के अंदर ही।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब भी यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट या हम कहें पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो इससे उससे लॉसेस नहीं होना चाहिए, उसके वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और बल्कि यहाँ पे उस कंट्री के अंदर जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उससे आने वाला रिजल्ट ये हमेशा सरप्लस में ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें बनता है कि कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये कैनन हमें कहता है कि जब भी यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की जाती है, तो इनमें हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जहाँ पे कोई भी सेक्टर के अंदर अगर ज़रूरत ना हो तो इसमें इजीली यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट या हम कहें एक्सपेंडिचर कम करे, और जहाँ पे दूसरे सेक्टर के अंदर जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, उसकी एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे उसकी जो एक्सपेंडिचर और भी क्रिएट करती हुई दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी हमें यही कहता है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, जहाँ पे ज़रूरत कम है वहाँ पे उसकी एक्सपेंडिचर कम हो। तो ये हमें कहता है शुड इजीली चेंजिंग अस द रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमी अस पॉजिटिवली सरप्लस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये हमें कॉन्सेप्ट कहता है कि इंक्रीज करती हुई जब यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर जहाँ पे किया जाता है उससे रिजल्ट हमेशा यहाँ पे प्रोडक्टिव यहाँ पे कॉन्सेप्ट सरप्लस कंडीशन में ही दिखाई देना चाहिए। जब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वहाँ पे उसकी रिज़ल्ट यहाँ पे प्रोडक्टिव इफेक्टिव दिखाई देना चाहिए। जहाँ पे एक्सपेंडिचर करने के बाद उसकी जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट एक्टिवली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करती हुई दिखाई देना चाहिए, और उससे होने वाला जो वेस्टेज है ये नहीं होना चाहिए, और उसका जो स्पेंडिंग है इससे होने वाला रिज़ल्ट यहाँ पे सरप्लस हुआ दिखाई देना चाहिए, जिससे उससे प्रोडक्टिविटी से होने वाला आउटपुट ये हमेशा यहाँ पे सरप्लस कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट कैनन हमें ये कहता है कि कैनन्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। इस कैनन के अंदर ये हमें एक्सप्लेन करता है कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अनइक्वालिटी को यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, और जो इनकम का और वेल्थ का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली ट्रीटमेंट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे सोशल वेलफेयर यहाँ पे मिले, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों को एजुकेशन, लोगों को हेल्थ, उसी के साथ लोगों को वेलफेयर सर्विस, इन सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट करती हुई इस कंडीशन के अंदर ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैनन्स एक्सप्लेन करता है। और लास्ट जो हमारा कैनन है ये हमें कहता है कि कैनन्स ऑफ द न्यूट्रलिटी। ये हमें एक्सप्लेन करता है इफेक्ट्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी न्यूट्रल इन द सेंस दैट द शुड नॉट द जनरेट बैड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होने वाला है तो इससे होने वाला जो एक्सपेंडिचर उसका रिजल्ट अच्छा हो, और इससे जो इफ़ेक्ट होने वाला है जो पॉजिटिवली होना चाहिए, और जो जनरेट किया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इससे लोगों को यहाँ पे उससे बैड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तरह से ये जो कैनन्स है ये कैनन्स हमें यही एक्सप्लेन करते हैं, ये 8 कैनन्स हमें यही एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर जब होगा तो उसका रिज़ल्ट किस तरह से हो, और इसका जो रूल्स है इस किस तरह से उसको फॉलो किया जाए, और किसके रेगुलेशन किस तरह से वर्क करेंगे, और इसी के साथ उसकी जो अचीवमेंट है, एम है, ये किस तरह से यहाँ पे अचीव करने की कोशिश हर कंट्री की गवर्नमेंट कैनन्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इनके द्वारा ही इम्प्लीमेंट करती है। और इसी के साथ हमारा लास्ट जो पॉइंट बनता है वो कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्यों इम्पोर्टेंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री के अंदर, किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा करती है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसके रीज़न हमें यही पता चलते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर की इम्पोर्टेंस हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल पॉलिसी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इन 4 मेन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है तो उस कंट्री की इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट ही अदा करती है, जहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के द्वारा
उस कंट्री के द्वारा यहाँ पे उनकी रुकी हुई जो स्टक हुई जो ग्रोथ है इसको रन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसी को ही इन्वेस्ट करने के लिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपनाती है। उसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कम करके अपने कंट्री के अंदर फॉरेन जो फ्लो ऑफ इनकम है इन्वेस्टमेंट का, ये एफडीआई के द्वारा यहाँ पे लाने की कोशिश करती है, जिससे उस कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर या इसी तरह से उस कंट्री की ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ अपने कंट्री की जीडीपी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट और वेरियस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट रोल निभाती हुई दिखाई देती है। सेकंड पॉइंट हमें यही कहता है कि फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाती है, यहाँ पे बैलेंस टू बजट किया जाता है कि किस तरह से कौन से सेक्टर के अंदर क्या पॉलिसी इम्प्लीकेट किया जाए और किस तरह से इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को, टैक्सेस पॉलिसी को किस तरह से यहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है किसी की इनकम कम है तो टैक्सेस पॉलिसी जो स्लैब है इसको यहाँ पे इम्प्लीकेट किया जाता है। उसी के साथ जो फोकस किया जाता है एवरी सेक्टर को किस तरह से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, कहाँ पे कौन से सेक्टर के अंदर यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है, ये फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का वैल्यू इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट्स जो कहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, यहाँ पे टैक्सेस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एजुकेशन, वेल्थ, फैसिलिटी हर कंट्री के गवर्नमेंट अपने कंट्री के हर लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करती है, जहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली सही तरीके से किया हो और इसी से ही जो बैलेंस है पुअर रिच इनका बैलेंस रखने की कोशिश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम ये स्कीम के साथ यहाँ पे अदा करती हुई दिखाई देती है। और लास्ट पॉइंट जो हमें एक्सप्लेन करता है वो कहता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। हर सेक्टर के अंदर सिर्फ रूरल से यहाँ पे अर्बन कंट्री से यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे फोकस किया जाता है बैकवर्ड रीजन्स को किस तरह से या रीजनल की जो डेवलपमेंट है क्या उसकी कमियां है, वीकनेस क्या है, इनको फोकस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है बैकवर्ड रिलीजन्स में। उसी के साथ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर इन सभी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ किया जाता है, जो बैलेंस करने की वजह बनती है कि जो बैकवर्ड जो रिलीजन्स है इनकी ग्रोथ किस तरह से इम्प्रूवमेंट करे। इसी से ही हमें पता चलता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट किस तरह से हमारी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने की कोशिश पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हमसे ही हमारा जो रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट करके हम पे ही हमारी ग्रोथ करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर इन टॉपिक को फुली यहाँ पे डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के द्वारा हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन तीनों पार्ट के द्वारा हमने देखा कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे दिखाई देती है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।